प्यारे बच्चों, मैं अहमद तंजीम MSI इंटर कॉलेज गोरखपुर से आज आपके समक्ष कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान का अध्याय 3 जो कि वनस्पति जगत है का भाग 1 लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। बच्चों, इस अध्याय में हमको वनस्पति जगत का अध्ययन करना है, तो इस अध्याय का जो मुख्य बिंदु हमको देखना होगा, आइए उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। बच्चों, अपने अध्ययन के आसानी के लिए हमने अपने इस अध्याय को 3 भाग में बांट रखा है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। आज के इस वीडियो में हम भाग 1 देखेंगे। भाग 1 में हम वनस्पति जगत या पादप जगत का वर्गीकरण देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटेई देखेंगे कि किस प्रकार पादप जगत का वर्गीकरण किया गया है, और इनके वर्गीकरण में जो सबसे पहला समूह है शैवाल, एल्गी, आज उसकी डिटेल देखा जाएगा भाग 1 में। अगले भाग में जब भाग 2 हम देखेंगे आने वाले वीडियो में, तो उसमें हम ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की डिटेल देखेंगे, और भाग 3 में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इस पर एक नजर डाला जाएगा, इसको देखा जाएगा, और साथ ही पीढ़ी एकांतरण यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको भी देखा जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले आज भाग 1 में वनस्पति जगत, इसके वर्गीकरण को देखा जाए, वनस्पति जगत का एक आइडिया भी लिया जाए। बच्चों, वनस्पति जगत आपने पिछले अध्याय में पढ़ा भी है कि R.H. विटेकर ने सन 1969 में जितने भी जीव हैं, सजीव हैं, उनका 5 जगतीय वर्गीकरण किया था। उनको उन्होंने 5 जगत के अंतर्गत बांट दिया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, वनस्पति और जंतु, ये 5 जगत के अंतर्गत इन्होंने सारे जीवों को बांट दिया था। जो भी जीव जो एक कोशिकी हैं और प्रोकैरियोटिक हैं, उनको मोनेरा में रखा गया था। एक कोशिकी परंतु यूकैरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा में रखा गया था, और बहुकोशिकीय जीवों को फंजाई, वनस्पति तथा जंतु के अंतर्गत रखा गया था। बच्चों, ऐसे जीव जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाए, जो यूकैरियोटिक हो और बहुकोशिकीय हो, उनको वनस्पति जगत के अंतर्गत यानी पादप जगत के अंतर्गत रखा जाता है। क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं। 5 जगतीय वर्गीकरण से पहले लीनियस ने जब अपना 2 जगतीय वर्गीकरण दिया था, तो इन्होंने सभी सजीवों को 2 जगत में बांटा था, एक पादप जगत और एक जंतु जगत। उन्होंने पादप जगत में मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, इन तीनों को भी रख दिया था। इसके पहले लीनियस ने 2 जगतीय वर्गीकरण में मोनेरा, प्रोटिस्टा तथा कवक को पादप जगत में रखा था। क्योंकि जो पहले के वर्गीकरण होते थे वे वर्गीकरण कृत्रिम वर्गीकरण होते थे, और ये वर्गीकरण बहुत ही कम गुणों पर आधारित होते थे, और इसी वजह से जो संबंधित स्पीशीज होती थी वे अलग हो जाती थी, और जो अलग अलग स्पीशीज हैं वो एक साथ आ जाती थी। उदाहरण के लिए अगर हम जीवों को बांटना चाहें तो हम कह सकते हैं उड़ने वाले जीव और ऐसे जीव जो ना उड़ पाए। तो अब उड़ने वाले जीव में मच्छर भी आ गया, उड़ने वाले जीव में चमगादड़ भी, और उड़ने वाले जीव में चिड़िया भी, जबकि तीनों अलग अलग स्पीशीज हैं परंतु एक साथ आ गए। तो ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम वर्गीकरण है, चूंकि ये वर्गीकरण बहुत ही कम गुणों पर आधारित है। तो पहले के जो वर्गीकरण थे वे कृत्रिम वर्गीकरण थे और वे कम गुणों पर आधारित थे। इसकी वजह से जब वर्गीकरण होता था तो संबंधित स्पीशीज अलग हो जाती थी, और जो अलग अलग स्पीशीज थी वो एक साथ आ जाती थी। आज वर्गीकरण में प्राकृतिक वर्गीकरण यानी नेचुरल क्लासिफिकेशन और जाति वृत्तीय वर्गीकरण, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, इसके इस्तेमाल से वनस्पति जगत और अन्य जगतों का वर्गीकरण किया जाता है। प्राकृतिक वर्गीकरण, इसमें बाह्य गुणों के साथ साथ जो भीतरी गुण हैं वो भी लिए जाते हैं, ये उन पे आधारित है। और जाति वृत्तीय वर्गीकरण ये विभिन्न जीवों के विकासी संबंध पर आधारित है। तो इन दोनों की सहायता से जो भी कठिनाइयां आती हैं वर्गीकरण को, उनको दूर किया जाता है, और दूर करने के बाद वर्गीकरण किया जाता है। और इसी प्रकार वनस्पति जगत का भी वर्गीकरण किया गया है, जैसे बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन, जो आगे आप लोग पढ़ेंगे।
बच्चों, वर्गीकरण की कठिनाइयों को दूर करने के लिए संख्यात्मक वर्गीकी का भी इस्तेमाल किया जाता है, सहायता ली जाती है। और संख्यात्मक वर्गीकी में सजीवों के जो गुण हैं उनको एक नंबर और एक कोड दे दिया जाता है, और नंबर और कोड देने के बाद कंप्यूटर में इसको प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करने के बाद फिर इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो आज के जो वर्गीकरण है वो प्राकृतिक, जातिवृत्ति और साथ में संख्यात्मक वर्गीकरण के प्रयोग से वर्गीकरण किए जाते हैं। बच्चों, अगर हम पादप जगत के वर्गीकरण की बात करें तो पादप यानी यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव हैं जिनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है। ये अपना भोजन बना सकते हैं, इनके ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो ऐसे जीवों को वनस्पति जगत के अंतर्गत रखा जाता है। वनस्पति जगत को 5 समूहों में बांटा जाता है: शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। शैवाल, पहला समूह जो था वो थैलोफाइटा था। उसमें शैवाल और फंजाई दोनों आते थे, परंतु फंजाई को अलग कर दिया गया और अब पहला समूह जो है वो शैवाल हो गया है, थैलोफाइटा नहीं है। बच्चों, शैवाल ये ऐसे पौधे हैं, ऐसे वनस्पति हैं जिनके पास ना तो जड़ है, ना तना है, ना पत्तियां हैं। तो है क्या, इनकी जो प्लांट बॉडी है उसको थैलस कहा जाएगा या थैलाब कहा जाएगा। ये अभ्रूणी, इनके अंदर भ्रूण का विकास नहीं होता, भ्रूण नहीं बनता है, और इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम और फ्लोएम जो जल चढ़ाने के लिए और भोजन को इधर से उधर पौधे के अंदर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो नहीं पाए जाते हैं, इसलिए असंवहनीय हैं। बच्चों, शैवाल में बीज भी नहीं बनते हैं, और जिन पौधों में बीज नहीं बनते हैं उनको क्रिप्टोगैम कहा जाता है, जिसमें शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा तीनों आ जाएंगे। इनमें बीज नहीं बनते हैं, इसलिए इनको क्रिप्टोगैम कहा जाता है। दूसरा जो समूह है वो ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ये ऐसे पौधे हैं जिनमें जड़ तो नहीं है परंतु जड़ जैसी आकृति है, राइजोइड। तना नहीं है परंतु तने जैसी आकृति स्पोरोफाइट में है, जिसको सीटा कहा जाएगा। और पत्तियां नहीं है परंतु पत्तियों जैसी आकृति है, जिसको एपेंडेजेस कहा जाएगा। ये पाई जाएंगे या पाई जा सकती हैं। तो ब्रायोफाइट्स, शैवाल ये पूरी तरह से जली हैं। कुछ शैवाल स्थल पे भी पाए जाते हैं मगर ये जली हैं, जबकि ब्रायोफाइट ये जल के निकट किसी गीली मिट्टी में या गीली जगह पर पाए जाएंगे। ब्रायोफाइट, इनमें भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण बनता है, परंतु इनके अंदर भी वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाएंगे, और इसमें भी बीज नहीं बनेगा, इसलिए इनको भी क्रिप्टोगैम में रखा गया। तीसरा समूह टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा वो समूह है जिसमें जड़ भी है, तना भी है, पत्ती भी है, और इसमें भ्रूण भी बनता है, इसलिए ये भ्रूणी कहलाएंगे। और इसमें वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम इसमें पाए जाएंगे, इसलिए संवहनीय है। टेरिडोफाइटा में भी चूंकि बीज नहीं बनता है, इसलिए इनको भी क्रिप्टोगैम में रखा जाएगा। तो क्रिप्टोगैम वे पौधे, वे वनस्पति जिसमें बीज नहीं बनता है, शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। चौथा जो ग्रुप है, समूह है, वो जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये दोनों डेवलप्ड प्लांट हैं। जिम्नोस्पर्म, इसमें भ्रूण का भी विकास होगा, ये बड़े पेड़ पौधे होंगे जैसे साइकस, पाइनस, और इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाया जाएगा। जाइलम फ्लोएम डेवलप्ड होगा, जाइलम जल चढ़ा रहा होगा और फ्लोएम भोजन को पहुंचा रहा होगा, और इन दोनों के अंदर बीज बनते हैं। तो चूंकि इनके अंदर बीज बनते हैं इसलिए इनको फेनेरोग्राम कहा जाएगा। परंतु जिम्नोस्पर्म में जो बीज बनेंगे वो बीज उसके ऊपर कवर नहीं पाया जाएगा, सीड कोट नहीं पाई जाएगी, इसलिए ये अनावृत बीजी हैं, यानी इनका सीड नेकेड है, विदाउट सीड कोट। और एंजियोस्पर्म ये वो पौधे हैं जिनके अंदर पुष्प पाया जाता है, इनको फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है, पुष्पीय पादप। एंजियोस्पर्म सबसे डेवलप्ड हैं इन पांचों ग्रुप में, और इसमें भ्रूण का भी विकास होगा। काफी कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल इनकी है, जटिल लाइफ साइकिल है। जाइलम फ्लोएम इनके काफी डेवलप्ड होंगे, बड़े पेड़ पौधे हैं, और इनके जो बीज हैं, बीज के ऊपर कवर पाया जाता है, एक सीड कोट पाई जाती है, इसलिए ये आवृत बीजी हैं। चूंकि इन दोनों के अंदर बीज पाया जाता है इसलिए इनको फेनेरोगैम में रखा जाएगा, और जिनके अंदर बीज नहीं पाया जाएगा उनको क्रिप्टोगैम में रखा जाएगा।
तो वनस्पति जगत या पादप जगत को 5 समूहों में बांटा गया है। शैवाल ऐसे पादप जिसमें न जड़ है, न तना है, न पत्ती है, न उनके अंदर जाइलम फ्लोएम है, न भ्रूण बन रहा है और ना ही बीज बन रहा है। ब्रायोफाइटा जिनके अंदर जड़ नहीं है परंतु जड़ जैसी आकृति है, तना नहीं है परंतु तने जैसी कोई आकृति है, और पत्ती नहीं है परंतु पत्ती जैसी कोई आकृति है। और ये जो है ये जाइलम और फ्लोएम इनमें भी नहीं पाया जाएगा और इनमें बीज नहीं बनता। टेरिडोफाइटा में भी भ्रूण का विकास होगा परंतु इसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे और इनके अंदर भी बीज नहीं पाया जाएगा, इसलिए ये क्रिप्टोगैम है। जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म उनके अंदर बीज पाया जाएगा तो उनको फेनेरोग्राम, और जिम्नोस्पर्म का जो बीज है उसके ऊपर सीड कोट नहीं पाई जाएगी इसलिए वो अनावृत बीजी हैं, और एंजियोस्पर्म इनके बीज के ऊपर एक सीड कोट पाई जाएगी इसलिए ये आवृत बीजी है। तो बच्चों आज अपने इस वीडियो में आज हम सबसे पहले शैवाल यानी एल्गी इसकी डिटेल देखेंगे और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम बात करते हैं शैवाल यानी एल्गी की। एल्गी, अलगा शब्द, एल्गी अलगा जो शब्द है ये लातिन भाषा से लिया गया है और इसका मतलब क्या होता है? समुद्री खरपतवार, सीवीड्स। लगभग शैवाल की 30,000 जातियां हैं जो विश्व भर में पाई जाती हैं। बच्चों अगर इन शैवालों का विशेष लक्षण देखा जाए तो ये शैवाल ये सरलतम संरचना वाले जलीय थैलाब है। सरलतम संरचना क्योंकि इनके अंदर ना तो जड़ पाई जा रही, ना तना पाया जा रहा, ना पत्ती पाई जा रही, और जो इनकी प्लांट बॉडी है उनको थैलाब यानी थैलस कहा जाता है। थैलाब तो ये जली हैं, अधिकतर जल में पाए जाते हैं और इनमें जड़, तना तथा पत्तियों का अभाव होता है। ये शैवाल सूक्ष्म एक कोशिकी भी हैं और बहुकोशिकी भी हैं। सूक्ष्म एक कोशिकी का उदाहरण क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, और बहुकोशिकी में वॉलवॉक्स जो कॉलोनियल है, कॉलोनी में रहता है, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स जो तंतुमय है, जो अभी आगे देखा भी जाएगा। ये शैवाल इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाएगा परंतु इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाएगा। ये असंवहनीय पादप है। शैवाल कोशिकाओं पर म्यूकस का आवरण होता है जो इन्हें सूखने से बचाता है। बच्चों ये जो शैवाल है, शैवाल इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है परंतु इनके जो हरित लवक है इनमें ग्रेना नहीं पाया जाता है। इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो तो पाए जाएंगे परंतु इनके अंदर हरित लवक में ग्रेना नहीं पाया जाएगा, और कुछ शैवालों में कैरोटीन और ज़ैंथोफिल वर्णक भी पाए जाते हैं। अगर शैवालों के जनन की बात किया जाए तो शैवालों में कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, अलिंगी जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और लिंगी जनन भी पाया जाता है। तो इनमें तीनों विधियों से जनन पाया जाता है। जब अनुकूल दशा होगी, अनुकूल दशा में जो इनका थैलस है या जो इनका तंतु है वो खंडों में टूट जाएगा और खंडों में टूट करके प्रत्येक खंड एक नया शैवाल बना लेगा और इस प्रकार के जनन को कायिक जनन कहा जाएगा। अलिंगी जनन, इसमें बीजाणु या स्पोर बनेंगे और ये बीजाणु चल भी हो सकते हैं, मोटाइल हो सकते हैं और अचल भी हो सकते हैं। दोनों प्रकार के बीजाणु इसमें बनते हैं। लैंगिक जनन नर व मादा युग्मकों के संयोजन से होता है। नर युग्मक बने, मादा युग्मक बने, दोनों में संयोजन हुआ और संयोजन से लैंगिक जनन इनका पूरा होता है। और ये लैंगिक जनन 3 प्रकार का हो सकता है। समयुग्मकी आइसोगैमस, जिसमें नर और मादा युग्मक बिल्कुल एक जैसे, एक समान है, और ऐसे लैंगिक जनन को समयुग्मकी या आइसोगैमस कहा जाएगा। उदाहरण यूलोथ्रिक्स में। एनाइसोगैमस या विषम युग्मकी, जिसके अंदर नर युग्मक छोटा होगा और मादा युग्मक बड़ा होगा, और इस प्रकार दोनों युग्मक अलग अलग प्रकार के होंगे, तो इस प्रकार के लैंगिक जनन को विषम युग्मकी या एनाइसोगैमस कहा जाएगा। उदाहरण के लिए स्पाइरोगायरा। तीसरा अंड युग्मकी यानी ऊगैमस, ऊगैमस जिसमें नर युग्मक छोटा होगा और चल होगा, परंतु मादा युग्मक बड़े होने के साथ साथ अचल है
और अगर इनके अंदर संयोजन होता है तो इस तरह के संयोजन को अंडयुग्मकी या ऊगैमस कहा जाएगा। उदाहरण के लिए कारा और ओइडोगोनियम। यहाँ पर बच्चों कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं आपको शैवालों के। क्लेमाइडोमोनास जो एक कोशिकीय है, वॉलवॉक्स जो कोलोनियल है, कॉलोनी में रहता है, कारा, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, ऐसे बहुत सारे शैवालों के उदाहरण मौजूद हैं। बच्चों अगर इनके हैबिटेट की बात किया जाए यानी इनके आवास की बात किया जाए तो शैवाल ये मुख्यतः जली है, ये जल में पाए जाते हैं। ये ऑल ओवर जल में भी पाए जाते हैं और समुद्र में भी पाए जाते हैं। तो दोनों प्रकार से के जल में ये पाए जाते हैं, तो मुख्यतः ये जली हैं। परंतु कुछ ऐसे भी शैवाल हैं जो स्थलीय हैं, वे नम मिट्टी, चट्टानों, दीवारों और पेड़ों की छाल पर भी उगते हैं। ऑल ओवर जलीय शैवाल यानी फ्रेश वाटर एल्गी की अगर बात किया जाए तो उदाहरण है स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, कारा, वॉलवॉक्स, जो कि फ्रेश वाटर यानी ऑल ओवर जलीय शैवाल है, ऑल ओवर जल में पाए जाएंगे। समुद्री शैवालों की अगर बात किया जाए, मेरीन एल्गी, तो उदाहरण है फ्यूकस, लेमिनेरिया, सार्गासम आदि। और कुछ ऐसे शैवाल जो स्थलीय हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, उदाहरण के लिए वाउचेरिया जो मिट्टी की सतह पर उगता है। बच्चों अगर इनके माप और आकार की बात किया जाए तो माप और तथा आकार में इनमें बहुत भिन्नता पाई जाती है। यह कॉलोनियल भी हो सकते हैं, कॉलोनी के रूप में, और यह तंतुमय भी हो सकते हैं। कॉलोनियल अभी मैंने आपको ये चित्र दिखाया था, तो वॉलवॉक्स जो कि कॉलोनी में रह रहा है। तंतुमय जैसे स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स जो तंतुमय है, फिलामेंटस है। तो कॉलोनियल शैवाल वॉलवॉक्स, तंतुमय शैवाल यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा। और कुछ शैवाल जैसे केल्प ये बहुत विशालकाय भी होते हैं। बच्चों ये जो शैवाल हैं इनको प्रकाश संश्लेषी वर्णक यानी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या संचित भोजन जो ये अपने अंदर जमा करके रखते हैं, और संरचना की जटिलता के आधार पर इनको 3 ग्रुप में बांटा गया है, 3 वर्ग में बांटा गया है। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी जो जिसके अंदर मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक फाइकोएरिथ्रिन है, और इस फाइकोएरिथ्रिन की वजह से इनका रंग लाल हो जाता है। रोडोफाइसी, इसमें फाइकोएरिथ्रिन मुख्य वर्णक है, परंतु इसके साथ साथ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, बीटा कैरोटीन, फाइकोसाइनिन आदि भी पाया जाएगा। और फाइकोएरिथ्रिन की वजह से इनका रंग लाल होगा। और संचित भोजन जो ये अपने अंदर जमा करके रखेंगे वो फ्लोरिडियन मंड है, फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि ग्लाइकोजिन से मिलता जुलता एक पदार्थ है। उदाहरण के लिए पॉलीसाइफोनिया और बैट्रैकोस्पर्मम। जिन अलगी के अंदर, जिन शैवालों के अंदर फ्यूकोजैंथिन मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक होगा जिसकी वजह से इनका रंग भूरा होगा, इनको कहा गया फियोफाइसी यानी भूरे एल्गी। ये लाल एल्गी और ये भूरे एल्गी। भूरे एल्गी में क्लोरोफिल ए भी पाया जाएगा, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, मुख्य वर्णक फ्यूकोजैंथिन और वायोलाजैंथिन भी पाया जाएगा। इसकी वजह से इनका रंग भूरा होगा। और ये जो संचित भोजन अपने अंदर जो जमा करके रखेंगे वो लेमिनेरिन और मैनिटॉल होगा। उदाहरण के लिए एक्टोकार्पस और सार्गासम। तीसरा जो वर्ग है वो है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, इसके अंदर जो मुख्य वर्णक है वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और क्लोरोफिल ए और बी की वजह से इसका रंग हरा होगा। साथ में बीटा कैरोटीन भी पाया जाएगा, कुछ और भी वर्णक पाए जाएंगे। इसमें जो संचित भोजन है, मुख्य संचित भोजन वो मंड है, और इसका उदाहरण क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, जिसका चित्र अभी हमने पीछे देखा भी था। तो आइए बच्चों, जो हमने शैवाल का वर्गीकरण देखा है, अब इसकी डिटेल पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोडोफाइसी या लाल शैवाल, जिनका रंग लाल है। किसकी वजह से? फाइकोएरिथ्रिन की वजह से। फाइकोएरिथ्रिन की अधिकता के कारण इनका रंग लाल है, इसलिए इनको लाल शैवाल कहा जाएगा। और ये शैवाल मुख्य रूप से समुद्री शैवाल है। ये समुद्र में अधिकतर पाए जाते हैं, परंतु कुछ स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए बैट्रैकोस्पर्मम। इनका शरीर एक कोशिकी जैसे क्लोरेला, तंतुवत जैसे एस्टेरोसिस्टिस, शीट, पॉलीफायरा, रिबन के समान जैसे कॉन्ड्रस, और लेस के समान जैसे जेलिडियम।
तो इनका शरीर अलग अलग प्रकार का हो सकता है और इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, कैरोटीनॉइड्स पाए जाएंगे और फाइकोबिलिन पाया जाएगा। फाइकोबिलिन ये एक ऐसा वर्णक है जो 2 प्रकार का है। ये 2 प्रकार का होता है, फाइकोएरिथ्रिन जिसका रंग लाल है और फाइकोसाइनिन जो नीले रंग का होता है, और इसी फाइकोएरिथ्रिन की वजह से इनका रंग लाल होता है। साथ ही इनमें कुछ में क्लोरोफिल डी भी पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, पेक्टिक यौगिक तथा फाइकोकोलॉइड्स जैसे एगार और कैराजीनिन, ये दोनों म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स हैं, फाइकोकोलॉइड्स की बनी होती हैं जो इनकी कोशिका भित्ति। और इनमें जो संचित भोजन है वो फ्लोरिडियन मंड है, जो अभी हमने देखा फ्लोरिडियन स्टार्च। और ये फ्लोरिडियन स्टार्च ये जंतु में पाए जाने वाले ग्लाइकोजन से मिलता जुलता एक स्टार्च या पदार्थ है। बच्चों, अगर इनके जनन की बात किया जाए तो इनका जो अलिंगी जनन है वो बीजाणु यानी स्पोर के द्वारा होगा, स्पोर उत्पन्न होंगे और ये स्पोर जैसे मोनोस्पोर या टेट्रास्पोर आदि अलग अलग प्रकार के होंगे। इनका लैंगिक जनन अन्य युग्मकी यानी ऊगैमस होगा, ऊगैमस प्रकार, जिसके अंदर मादा युग्मक बड़ा है परंतु नॉन मोटाइल है, अचल है, और नर युग्मक मोटाइल है, चल है। इसमें अगुणित तथा द्विगुणित पीढ़ियों का रूपांतरण पाया जाता है। पीढ़ियों का रूपांतरण यानी इनके जीवन चक्र में, लाइफ साइकिल में अगुणित और द्विगुणित दोनों के बीच में अल्टरनेशन होगा, रूपांतरण होता है। लाल शैवालों के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, जो जैसे पॉलीसाइफोनिया, बैट्रैकोस्पर्मम, पॉरफाइरा, जेलिडियम जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रेसिलेरिया, कॉन्ड्रस। आइए बच्चों, इनके आर्थिक महत्व को देखा जाए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देखा जाए कि ये लाल शैवाल हमारे लिए किस प्रकार इंपॉर्टेंट है। कुछ लाल शैवाल जैसे पॉरफाइरा, कॉन्ड्रस ये खाने के काम आएंगे। रोडाइनिया मवेशियों के चारे के रूप में काम आता है। अनेक लाल शैवाल इनसे फाइकोकोलॉइड्स मिलते हैं। फाइकोकोलॉइड्स जो अभी हमने देखा भी, जैसे अगर फाइकोकोलॉइड्स मिलते हैं और ये फाइकोकोलॉइड्स जूते की पॉलिश, प्रसाधन सामग्री, गोंद, जेली आदि बनाने के काम आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फाइकोकोलॉइड्स जैसे एगार ये जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फाइकोकोलॉइड है जो जेली, क्रीम, बेकरी आदि को निर्मित करने के काम आता है। कैराजीनिन यह कॉन्ड्रस से प्राप्त होता है और यह चॉकलेट, आइसक्रीम, पेंट आदि बनाने के काम आता है। अनेक शैवाल औषधियों के रूप में भी प्रयोग होते हैं। उदाहरण के लिए कोरालीना ये पेट के कीड़ों को मारने के लिए, फेफड़ों के रोगों आदि के उपचार में प्रयोग किए जाते हैं। एगार का उपयोग मलहम बनाने में किया जाता है और कैराजीनिन का उपयोग रुधिर का थक्का जमाने के लिए किया जाता है। बच्चों, जो दूसरा वर्ग है वो है फियोफाइसी, जिनको भूरे शैवाल कहा जाएगा। भूरे शैवाल इसलिए क्योंकि इनके अंदर फ्यूकोजैंथिन पाया जाएगा और फ्यूकोजैंथिन की वजह से इनका रंग भूरा होगा। भूरे शैवाल ये भी मुख्य रूप से समुद्री शैवाल हैं और इनकी लगभग 2000 जातियां पाई जाती हैं। इनमें मुख्य प्रकाश संश्लेषीय वर्णक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन और फ्यूकोजैंथिन, वायोलाजैंथिन। फ्यूकोजैंथिन की वजह से इनका रंग भूरा होता है और जो इनके अंदर संचित भोजन है वो लेमिनेरिन व मैनिटॉल के रूप में पाया जाएगा। कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज के अतिरिक्त एल्जीनिक व फ्यूजिनिक अम्ल भी पाए जाएंगे। ये भी कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज के साथ साथ मिलते हैं और इनमें जो जनन है वो लैंगिक और अलैंगिक 2 प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन में जो स्पोर बनेंगे वो जू स्पोर बनेंगे जो फेवरेबल कंडीशन में बनेंगे। जू स्पोर यानी चल बीजाणु जो मूवमेंट कर सकते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशन जब कंडीशन अच्छी नहीं होगी उस वक्त जो स्पोर बनेंगे वो ए प्लानोस्पोर बनेंगे और ये स्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में जनन में सहायक होंगे। लैंगिक जनन इनमें समयुग्मकी प्रकार का भी होगा जिसमें नर और मादा युग्मक एक समान होंगे। विषम युग्मकी प्रकार का भी होगा जिसमें नर छोटा और मादा युग्मक बड़ा होगा, और अंड युग्मकी प्रकार का भी होगा जिसमें नर युग्मक चल होगा और मादा युग्मक अचल होगा। मादा युग्मक बड़ा होगा, नर युग्मक छोटा होगा। पीढ़ी एकांतरण स्पष्ट होता है, यानी ये
द्विगुणित और एक गुणित, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड के बीच में इनका जीवन चक्र अल्टरनेट करेगा। बच्चों अगर इनका भूरे शैवालों का आर्थिक महत्व देखा जाए तो कुछ भूरे शैवाल मनुष्यों का भोजन है, ये हमारे भोजन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। उदाहरण के लिए लैमिनेरिया, एलेरिया, मैक्रोसिस्टिक सारगासम और कुछ शैवाल, भूरे शैवाल, ये चारे के भी काम आते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिखाए गए हैं, लैमिनेरिया, फ्यूकस, सारगासम। फ्यूकस तथा लैमिनेरिया, फ्यूकस और लैमिनेरिया, ये इनसे आयोडीन मिलता है, ये समुद्री शैवाल हैं। मैक्रोसिस्टिक तथा नीरियोसिस्टिक, इनसे पोटैश प्राप्त किया जाता है। लैमिनेरिया और एस्कोफाइलम, इनसे एंटीबायोटिक मिलती हैं और ये एंटीबायोटिक ये दवाओं के काम आते हैं। डोरेविलिया, ये कीड़े मारने वाली इनसे दवा प्राप्त होती है। तो बच्चों ये दूसरा वर्ग था। तीसरा जो वर्ग है अलगी का यानी शैवालों का, वो है क्लोरोफाइसी, हरे शैवाल। ये शैवाल हरे रंग के हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मुख्य वर्णक पाए जाते हैं। हरे शैवाल, इनकी लगभग 7000 जातियां पाई जाती हैं जो विभिन्न प्रकार के आवासों में मिलती हैं। अधिकांश हरे शैवाल स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। 90% जो हरे शैवाल हैं वो स्वच्छ जल में पाए जाएंगे, परंतु 10% हरे शैवाल ये लवड़ी जल यानी समुद्र में पाए जाएंगे। कुछ हरे शैवाल उपस्थलीय भी होते हैं जो नम मिट्टी, दीवारों, चट्टानों एवं वृक्ष के तनों पर उगे हुए मिलते हैं और इनमें जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाएगा वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड एवं ज़ैंथोफिल हैं। ये वर्णक हरित लवकों में मिलेंगे और प्रत्येक हरित लवक में 2 से 6 थाइलाकॉइड पाए जाएंगे और ये थाइलाकॉइड मिलकर ग्रेना बनाते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस होता। विभिन्न जातियों में के हरित लवक विभिन्न आकृति के होते हैं, तो इनके जो हरित लवक हैं वो भी अलग अलग आकृति के पाए जाएंगे। इनकी जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी है और जो इनमें संचित भोजन है वो मंड के रूप में होता है, यानी जो भोजन संचित कर रहे हैं वो मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित कर रहे हैं। और इनका जो जनन है वो कायिक, लैंगिक तथा अलैंगिक तीनों प्रकार का जनन होता है। अलैंगिक जनन, इसमें जूस्पोर यानी चल बीजाणु बनते हैं और चल बीजाणु बनके इनका अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन ये समयुग्मकी प्रकार जो अभी बताया गया है, विषम युग्मकी एनाइसोगैमस तथा अनयुग्मकी तीनों प्रकार का हो सकता है। हरे शैवालों के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। क्लेमाइडोमोनास जो एक कोशिकीय है, वॉलवॉक्स जो कॉलोनियल है, कारा स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स, ये कुछ उदाहरण हैं। और ये जो हरे शैवाल हैं ये मुख्यतः स्वच्छ जल में यानी कि अलवड़ी जल में पाए जाते हैं। बच्चों ये जो हरे शैवाल हैं ये आर्थिक रूप से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अनेक हरे शैवाल जैसे क्लोरेला, हलवा, एंटेरोमॉर्फा आदि ये भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। कुछ हरे शैवाल जैसे क्लोरेला और कॉलेरपा, इनसे एंटीबायोटिक्स प्राप्त की जाती हैं। एक कोशिकीय क्लोरेला व क्लेमाइडोमोनास ये सीवेज विसर्जन के काम आते हैं। जो भी सीवेज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये ग्रहण करते हैं और उसका प्रयोग ये प्रकाश संश्लेषण में करते हैं और इस प्रकार ये सीवेज विसर्जन के काम आते हैं। हरे शैवाल पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत हैं। तो बच्चों यहाँ तक आते आते हमने शैवाल देखा और शैवालों के तीनों वर्गों को भी देखा, साथ ही पादपों का एक वर्गीकरण की 5 समूहों में जो बांटा गया उसका भी एक आइडिया लिया गया। और अब मैं यहाँ पर आपको कुछ अभ्यास कार्य दे रहा हूँ, आप इन प्रश्नों को कीजिए। अगर आप इन प्रश्नों को कर लेते हैं इसका मतलब आपको ये वीडियो समझ में आ गया है, और अगर आप इन प्रश्नों को नहीं कर पाते हैं इसका मतलब आपको ये पार्ट समझ में नहीं आया है, आपको दोबारा इस वीडियो को देखना होगा। और बच्चों जब हम फिर मिलेंगे तो अगला भाग यानी भाग 2 में हम ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को देखेंगे और फिर भाग 3 में हम जिम्नोस्पर्म,
एंजियोस्पर्म और पीढ़ी एकांतरण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।